हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग भूगोल का कुछ पीवाईक्यू देख रहे थे फॉर द प्रैक्टिस। नाउ हम देखते हैं आगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत सबसे पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, बी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, सी कोल इंडिया लिमिटेड, डी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और ये वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये 1975 में स्थापित हुई और इसी की एक सब्सिडरीज है, वो है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ये कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और ये लिग्नाइट की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है और ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मणिपुर में बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है। ए धलेश्वरी, बी सुबनसिरी, सी धनसिरी, डी मानस। इसका सही आंसर ए होगा धलेश्वरी। और ये तीनों जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। पहले ये देख लेते हैं बराक रिवर के बारे में। तो देखिए, बराक रिवर जो है ये आपको निकलती है नागालैंड के माउंट जापोवा से। ठीक है, और वहां से निकलने के बाद ये फिर एक्चुअली ये जो नदी है बराक रिवर, ये पद्मा की सहायक रिवर है। ठीक है, पद्मा। और बराक की सहायक नदी कौन सी हो गई? तो ये धलेश्वरी हो गई। जब बराक रिवर कहाँ पहुंचती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तब इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं सुरमा। ठीक, और ये चूंकि पद्मा की सहायक रिवर है तो पद्मा और सुरमा जब ये दोनों मिल जाती है तब इसको हम बोलते हैं मेघना रिवर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि सुबनसिरी, धनसिरी और मानस ये किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, यहाँ से हम एक नदी का चित्र बनाते हैं। तो आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र आती कहाँ से है? तो ये आती है चामुयुंगडू चामुयुंगडुंग हिमनद से। और ये हिमनद है कहाँ? तो ये मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक से आती है। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास ही चामुयुंग डुंग हिमनद है, वहां से ब्रह्मपुत्रा निकली और ये फिर भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे? तो ये प्रवेश करती है आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और ये अरुणाचल प्रदेश में भी जो सदिया कस्बा है, सदिया कस्बा, वहां पे से ये प्रवेश करती है। और ये जो पहली नदी इससे आके मिलती है, ये जो पहली नदी आके इससे मिलती है इसको बोलते हैं दिबांग। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो तिब्बत में इसका नाम होता है शांगपो रिवर। ठीक है, और दिबांग के बाद इससे आके मिलती है लोहित। जब ये दोनों नदियां मिल जाती है तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो आती है नदी आगे इससे मिलेगी वो है आपको बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग पहले यहाँ मिली, दिबांग, फिर लोहित, फिर बूढ़ी दिहांग, फिर आती है तो धनसिरी मिलती है, धनसिरी। ठीक, और फिर इसके बाद इधर से जो आती है यहाँ मिलती है सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद नीचे से ही आती है, एक मिलती है कामेग। कामेग रिवर के मिलने के बाद फिर एक नदी आती है, वो है मानस। ठीक है,
और मानस के बाद एक नदी और आती है, उसको बोलते हैं संकोश। और संकोश जो है भूटान की महत्वपूर्ण नदी है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में इससे मिलती है तीस्ता, ठीक है। और तीस्ता के बाद ये आगे जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तब इसका नाम हो जाता है जमुना। और यही जमुना आगे जाकर पद्मा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, यदि आप बीकानेर से कोणार्क की ओर सबसे कम दूरी वाले सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी। एक ही, चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए बीकानेर है कहाँ, अगर ये आपको पता है तो फिर आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो एरिया हुआ, जो ये उठा वाला भाग होता है यहाँ, ये है राजस्थान। और बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में। फिर राजस्थान से आप कहाँ आएंगे तो एमपी में प्रवेश करेंगे। और एमपी से कहाँ आएंगे तो छत्तीसगढ़ में आएंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में आने के बाद देन आप उड़ीसा में आएंगे, क्योंकि उड़ीसा में ही क्या है, कोणार्क है, ठीक है। तो अब आप मिला सकते हैं कि कौन कौन सी वनस्पति मिलती है। तो देखिए यहाँ राजस्थान में बारिश कम होती है तो यहाँ क्या मिलेगी, मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी आपको। फिर उसके बाद एमपी में यहाँ भी बारिश कम होती है उसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा के क्षेत्र में बारिश की मात्रा अधिक हो जाती है, तो यहाँ पर मिलते हैं जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, तो यहाँ पर मिलती है आर्द्र पर्णपाती वन। और जैसे आप इसके कोस्टल रीजन में आएंगे तो जो भीतर कनिका नेशनल पार्क वगैरह है वहां पर क्या मिलेगी आपको, मैंग्रोव मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले मरुस्थलीय वन मिलेंगे, फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन, फिर आर्द्र पर्णपाती वन, और देन मैंग्रोव वन। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। करेवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये अत्यंत नूतन कल्प के सरोवरी निक्षेप है। दूसरा, ये पीर पंजाल की निचली ढलान के साथ साथ पाए जाते हैं। तीसरा, केसर, बादाम और अखरोट की कृषि के लिए करेवा सुविख्यात है। तो देखिए ये बिल्कुल ही सही है। जब आप कश्मीर की घाटी में जाएंगे और वहां पर झेलम नदी का प्रवाह होता है और साथ में हिमनदीय निक्षेप पाए जाते हैं। जो सरोवरी निक्षेप है, मैंने आपको इसको डिस्कस किया था जब मैंने इम्फाल बेसिन के बारे में बताया था कि सरोवरी निक्षेप होते क्या है और सरोवरी मैदान क्या होते हैं। तो ये जो है अत्यंत नूतन कल्प में ही सरोवरी निक्षेप है, ठीक है। इसमें जो करेवा होता है ये बेसिकली देखिए इसमें हिम भी होता है, मृदा भी होता है, कई तरीके के अवसाद भी होते हैं, ठीक। और ये पीर पंजाल की निचली ढलान के साथ साथ पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। और पीर पंजाल कहाँ है, तो लघु हिमालय में है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। केसर, बादाम और अखरोट की कृषि के लिए करेवा सुविख्यात है, बिल्कुल ही सही है। ये इस प्रकार की कृषि के लिए ही विख्यात है। इस प्रकार कितने सही हैं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अपनी शैलों और खनिज विविधता के लिए यह विश्व भर में विख्यात है। दूसरा है, यहाँ क्रिसोटाइल एस्बेस्टोस का देश में सबसे बड़ा निक्षेप है। तीसरा है, इस राज्य में नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइड्रल प्रोजेक्ट स्थित है। तो देखिए अगर कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ रेड्डी टाइटल देखिए, और ऑप्शन देखिए, ए झारखंड, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इस हिसाब से अगर आप केवल रेड्डी टाइटल के हिसाब से जाएं तो साउथ में है और आंध्रा इसका संभवतः आंसर होगा, और ये सही है। इसके अलावा देखिए अपनी शैल और खनिज विविधता के लिए विश्व भर में विख्यात है।
दूसरा यहाँ क्रिसोटाइल एस्बेस्टोस, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका देश में सबसे बड़ा निक्षेप कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और जो हाइड्रल प्रोजेक्ट है नीलम संजीव रेड्डी, वो यहीं पर है। और नीलम संजीव रेड्डी बताइए कमेंट में कि ये क्या थे, इनके बारे में कम से कम 2 बातें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है ए सौर ऊर्जा द्वारा तापन, बी है पवन, सी है सूर्य चंद्र द्वारा गुरुत्वाकर्षण, डी कोरियोलिस बल। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी। बेसिकली सूर्य चंद्र द्वारा गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये ज्वार भाटा को उत्पन्न करने का मुख्य कारण है। अब देख लेते हैं कि ये धाराएं जो प्रभावित ये जो करती है वो कैसे। देखिए सूर्य ऊर्जा द्वारा तापन, तो इसके कारण क्या होगा, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तो जलधाराओं की उत्पत्ति जो होती है कम वाष्पीकरण वाले क्षेत्र से, जहां अधिक वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण वहां पे जलधारा की उत्पत्ति होती है। देखिए वाष्पीकरण अगर अधिक होगा तो वहां का जल स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। और जहां पर वाष्पीकरण अधिक हो रहा है वहां जल स्तर कम, और जहां पर कम वाष्पीकरण होगा वहां जल स्तर क्या होगा, अधिक होता है। इसीलिए जलधारा की उत्पत्ति उच्च से निम्न की ओर होती है, ठीक है। पवन की बात करें तो ये क्या होता है, ये फ्लो करते हैं जल के साथ, और ये क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, ठीक है। और घर्षण करने के कारण ही जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि ये दिशा का निर्धारण करता है, ठीक है। जैसे कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, तो जो पृथ्वी ये है घूम रही है, और कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक। तो इससे जो है कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होते हैं, और जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार ये कारक है, कोरियोलिस बल हो गया। और जो प्रभावित नहीं करती है वो कौन सी है, सूर्य चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल यांत्रिक रूप से निर्मित नहीं होता है। ऑप्शन है ए बलुआ पत्थर, बी कंग्लोमरेट, सी लोयस, डी गिजराइट। तो देखिए अगर आपको पता हो कि अवसादी शैल्य का निर्माण 3 प्रक्रिया से होता है, एक है यांत्रिक प्रक्रिया, एक है रासायनिक, और तीसरा है जैविक, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं बलुआ पत्थर, लोयस और कंग्लोमरेट, ये यांत्रिक प्रोसेस के द्वारा बने हुए अवसादी सेल हैं, जबकि जो गिजराइट होता है वो जैविक प्रक्रिया से निर्मित होता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा गिजराइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप व्युत्क्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा, निर्मल आकाश वाली दीर्घ शीतकालिक रात्रि आदर्श स्थिति है। तीसरा, यह लघु अवधि परिघटना है और यह ध्रुवों को छोड़कर समस्त पृथ्वी पर सामान्य है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए पहले समझ लीजिए कि जो ताप व्युत्क्रमण होता है वो होता क्या है। तो जो कालिक एवं स्थानिक रूप से क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान भी वृद्धि होता है, ठीक है। लेकिन सामान्य समय में देखिएगा तो ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है। लेकिन ताप व्युत्क्रमण में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, इसीलिए इसको ताप व्युत्क्रमण कहते हैं। और इसके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उसमें जो है शीतकालीन लंबी रात का होना जरूरी है, ठीक। उसके अलावा क्या होना चाहिए, तो स्वच्छ एंड मेघ रहित आकाश होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, तो शांत वायुमंडलीय दशाएं होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और है वो है आपको सीमा छादित सतह होना चाहिए।
ठीक है, जहाँ बर्फ ही बर्फ हो। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, तो ध्रुवीय को छोड़कर समस्त पृथ्वी पर सामान्य है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमाच्छादित सतह कहाँ है, तो पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर या ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो तीसरा गलत हो गया, तो बी गलत और बी गलत। तो हमारा सही क्या हो गया, पहला और दूसरा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र सोंगो झील स्थित है? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर सिक्किम होगा। नेक्स्ट जो है, भारत के तटों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, भारत का पश्चिमी तट एक उच्च शैलीय निर्वर्तनी तट है। दूसरा, भारत के पश्चिमी तट पर अपर्दन भूमि रूपों की अधिकता है। तीसरा, तथापि भारत पूर्वी तट न्यून अवसादी तट है, जहां निक्षेपण रूप दिखाई देता है। तो देखिए, पूछ रहा है कि सही कौन है, तो पहले देख लेते हैं। देखिए, रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है, ये जैसे आप यहाँ देखिए, ये हो गया पश्चिमी तट और ये हो गया पूर्वी तट। ठीक है, तो पश्चिमी तट ये अरब सागर हो गया। रिट्रीटिंग का मतलब होता है कि ऐसी तटरेखा जो समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अपनी जमीन खो रही है। ठीक है, तो ये कई कारणों से होता है, या तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला जाए, या मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है, या तूफानी लहरों का प्रभाव ज्यादा है, या ज्वार भाटा की स्थिति है। ठीक है, तो इन सभी के कारणों से क्या होता है, रिट्रीटिंग तट का निर्माण होता है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है एक उच्च शैलीय तो है ही, साथ में रिट्रीटिंग तट भी है। दूसरा जो है, भारत के पश्चिमी तट पर अपर्दन भूमि रूपों की अधिकता है, बिल्कुल है। जो पश्चिमी घाट है वहां से कई नदियों का प्रवाह होता है, और यहाँ जो नदियों की जो ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है और वो कटाव करती है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद है कि पूर्वी तट न्यून और सादी तट है और निक्षेपण होता है, इसीलिए तो इन क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये सभी नदियां क्या करती हैं, अवसादों के निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार तीनों सही होगा, डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, भारत में प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में है? ठीक है, ए गुजरात, तमिलनाडु, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ही कोरल रीफ की सर्वाधिक क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी रांची, डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर डी होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतवर्णी बादलों से बना हुआ है? ए क्लोरीन, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर बी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं? ए नीलगिरी, बी विंध्य, सी सतपुरा, डी हिमालय। इसका सही आंसर नीलगिरी होगा। जो निम्न उच्च भूमि पर उष्णकटिबंधीय वन जहाँ पाए जाते हैं, खासकर नीलगिरी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ के वन को हम 16 वन कहते हैं, जो शीतोष्ण वन के उदाहरण है। नेक्स्ट है, सांक्व पहाड़ियाँ जिसको पिंगो कहते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? ए हिम नदीय, बी परिहिमानीय, सी वातोढ़, डी नदीय। तो इसका सही आंसर बी होगा, परिहिमानीय प्रक्रिया के द्वारा सांक्व पहाड़ियाँ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में दिया है नदी का अपवाह तंत्र, सूची 2 में दिया है उसके लक्षण। आपके ऑप्शन है, ए अक्रमवर्ती इनसीक्वेंट, बी अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट, सी परवर्ती सबसीक्वेंट, डी नवानुवर्ती रीसीक्वेंट। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो आसानी से आप मिला लेंगे। लक्षण में दिया है, पहला जिसकी
प्रवाह की दिशा शैल संरचना द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा है कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि क्यों यह अपने चुने मार्ग पर प्रवाहित हो रही है। तीसरा है अनुवर्ती धारा की तरह उसी दिशा में प्रवाहित होती है परंतु इससे निचले तल पर। और चौथा है जिसके मार्ग का निर्धारण भूमि की मूल ढाल द्वारा होता है। तो देखिए, अगर कुछ याद नहीं हो तो एक जरूर याद रखिए, वो है कॉन्सिक्वेंट। ये क्या करती है, जैसी मूल संरचना होती है उसी के मार्ग का ये अनुसरण कर प्रवाहित होती है। देख लीजिए, जिसके मार्ग का निर्धारण भूमि की मूल ढाल द्वारा होती है। तो हमने बी को 4 से मिलाया, तो बी यहाँ 4 है और ये 4 है, तो अभी हमारा आंसर बी और सी में से होगा। देखिए, सी में एक एक दिया हुआ है, इसका मतलब जो सब सीक्वेंट होता है वो क्या होता है, जिसकी प्रवाह की दिशा शैल संरचना द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक, अब आता है इनसीक्वेंट और रीसीक्वेंट। तो रीसीक्वेंट को याद रखना आसान है। रीसीक्वेंट क्या होता है कि जो अनुवर्ती धारा है, जो कॉन्सिक्वेंट धारा है, इस तरह की दिशा में ही प्रवाहित होती है परंतु इसके निचले तल पर। तो डी का क्या होगा, तीसरा। ठीक है, और जो इनसीक्वेंट है उसका कोई भी स्पष्ट कारण नहीं है कि क्यों यह अपने चुने मार्ग पर प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के चलते कुछ खनिज में जल अवशोषण के कारण प्रसार होता है जिससे सेल पर अतिरिक्त प्रतिबल पड़ता है। ठीक है, वो टूट जाते हैं। ए, जल अपघटन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। बी, जल योजन जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन। सी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और डी, कार्बोनेटीकरण, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। हाइड्रेशन के प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो कुछ खनिज होते हैं विशेष प्रकार के, वो जल धारण कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कोई चट्टान है उसमें खनिज है, तो इसने क्या किया, जल को अवशोषित कर लिया, जल धारण कर लिया। तो इस चट्टान का जो आयतन होगा वो बढ़ जाता है और फिर बढ़ने से ये टूट जाता है। जल अपघटन में क्या होता है, कई जो खनिज पदार्थ होते हैं जल में घुलनशील होते हैं और घुलने के बाद वो क्या करते हैं, चट्टान को तोड़ देते हैं। कार्बोनेटीकरण में क्या होता है कि जो जल है वो कार्बन से अभिक्रिया कर लेता है और कार्बनिक अम्ल बना लेता है। और कार्बनिक अम्ल जब ये बन जाता है तो कई ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो कार्बनिक अम्ल में घुलनशील होते हैं और फिर कार्बोनेटीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि कई ऐसे खनिज तत्व हैं जैसे लौहयुक्त वाले, खासकर इसमें आयरन की मात्रा होती है, लौहयुक्त, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर फिर उसका क्षरण करते हैं और चट्टान टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुभूमि जिसे मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है, मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाकल्प के दौरान समुद्र के नीचे थी। ऑप्शन है ए, सेनेजोइक। बी, पेलियोजोइकेरा। सी, मेसेजोइकेरा। डी, आर्कियन एंड प्रीकैम्ब्रियन। तो इसका सही आंसर सी होगा। मेसेजोइक एरा में जो मरुभूमि थी वो समुद्र के नीचे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में उद्गम केंद्र जिसको फोकस कहते हैं के लिए प्रयुक्त अन्य पद निम्नलिखित में से कौन सा है। ए, अकेंद्र। बी, अधिकेंद्र। सी, समकेंद्र। डी, मुख्य बिंदु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अकेंद्र। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, अधिकेंद्र को क्या बोलते हैं, तो इपीसेंटर। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पर्वत शिखर नहीं है। ऑप्शन है ए, सैंडल पीक। बी, माउंट थुलियर। सी, लाओत्से पीक। डी, माउंट डियावोलो। तो देखिए, सैंडल पीक, माउंट थुलियर और माउंट डियावोलो जो है ये अंडमान और निकोबार में है, जबकि लाओत्से पीक जो है ये वहां पर नहीं है। ये कहाँ है, ये नेपाल एंड तिब्बत जो रीजन है, जो चाइना के अंतर्गत, उसके बॉर्डर पे है। ठीक है, और आप ये भी जान लीजिए कि ये विश्व में 4th हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट,
ठीक है। उसके बाद K2 और देन कंचनजंगा और उसके बाद लाओत्से पीक, ये 4th पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट है मेघ के रूप और विशेषता में सूची 1 में है ए पक्षाव, सामने है तूफानी मेघ, बी कपासी, घना कोहरा, कम ऊंचाई, सी वर्षा स्तरीय, साफ मौसम मेघ, डी स्तरीय पूर्णतः हिमकण युक्त। तो देखिए पक्षाव को साइरस बोलते हैं, तो साइरस जो होता है वो पूर्ण हिमकण युक्त होते हैं और ये सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, इनका एलिवेशन 12,000 के आसपास होता है। दूसरा है कपासी। कपासी जो होते हैं ये साफ मेघ होते हैं। ठीक है, और जो वर्षा स्तरीय होते हैं ये तूफानी मेघ है। ठीक है, और जो स्तरीय होते हैं वर्षा स्तरीय, उसके बाद स्तरीय जो होते हैं वो बेसिकली आपको घना कोहरा और कम ऊंचाई के मेघ होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है सैटेलाइट की? ए मंगल, बी नेपच्यून, सी बृहस्पति, डी शनि। तो देखिए बीच में शनि का स्थान हो गया था, अब पुनः जो है बृहस्पति जो है उसी के पास सबसे ज्यादा ज्ञात उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए है आर्द्रभूमि परिरक्षण, बी है वन रोपण को बढ़ावा देना, सी है जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना, डी है मरुस्थलीकरण को रोकना। तो इसका सही आंसर होगा आर्द्रभूमि परिरक्षण। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में धारणीय विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया गया है जो आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएं पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करती है? ऑप्शन है ए ब्रेटलैंड रिपोर्ट, बी है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट जिसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, सी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की कार्यसूची 21, रियो अर्थ समिट एजेंडा 21, डी है IECD पॉलिसी ब्रीफ 2006। इसका जो सही आंसर होगा वो ब्रेटलैंड रिपोर्ट होगा। इसकी स्थापना 1983 में हुई और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी और इसी ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया और पहली बार ये जो है परिभाषित की गई जिसमें ये कहा गया कि आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएं पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।